टू द चैनल पीपल टीचर। कल हमने किया था क्लास 6 की जो है हिंदी की बुक थी, हिंदी केसर। तो हिंदी फर्स्ट के लिए हमने बुक बताई थी आपको, और उसमें जो है विषय सूची के ऊपर बात की गई थी और अभ्यास कार्य को आपको बताया गया था। नेक्स्ट इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण पर। तो कक्षा 6 की ही ये बुक है हिंदी व्याकरण की। तो इसमें आइए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को इन्वॉल्व किया गया है। तो इसकी विषय सूची में बताया गया है कि सबसे पहला टॉपिक आ जाता है यहाँ पे भाषा, लिपि और व्याकरण का। देन सेकंड टॉपिक है यहाँ पे वर्ड विचार का। देन थर्ड है यहाँ पे शब्द विचार। फोर्थ आ जाता है संधि का। फिफ्थ है शब्द निर्माण। सिक्स है यहाँ पे प्रत्यय। सेवन्थ आ जाता है संज्ञा का। एट्थ है संज्ञा विकार का। और नाइन्थ नंबर पे है वचन का टॉपिक है। 10th नंबर पे कारक आ जाते हैं। 11th नंबर पे सर्वनाम है। देन 12th नंबर पे आ जाता है विश्लेषण का टॉपिक। 13th पे है क्रिया। 14th पे आ जाता है काल। 15th पे है अवयव। 16 पे आ जाता है संबंध बोधक। 16 के बाद 17 पे है समुच्चय बोधक। 18 पे आ जाता है विस्मय आदि बोधक। फिर 19 पे टॉपिक आ जाता है विराम चिन्ह का। 20 पे टॉपिक है वाक्य का। 21 पे है पर्यायवाची शब्द भंडार का टॉपिक। देन 22 पे टॉपिक आ जाता है विलोम शब्द का। 23 पे है अनेक शब्दों में के लिए एक शब्द का टॉपिक। देन 24 पे आ जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। देन 25 पे आ जाता है अनेकार्थक शब्द। 26 पे टॉपिक आ जाता है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। देन 27 पे टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियों का। इसके बाद 28 पे टॉपिक आ जाता है अपठित गद्यांश का। 29 पे टॉपिक है पत्र लेखन का। 13 पे है चित्र वर्णन किया गया है। और 31 पे संवाद लेखन आ जाता है। 32 पे निबंध लेखन आ जाता है। तो ये जो है हिंदी व्याकरण की पूरी अनुक्रमिक विषय सूची थी पूरी। और उसके बाद में हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर से। तो इसमें भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में बात की गई है, जिसमें आपको भाषा के बारे में समझाया गया है। इसके बाद लिपि की बात की गई है और व्याकरण के नियम क्या होते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। इस तरह से यहाँ पे भाषा के दो मुख्य प्रकार बताए गए हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जो बोली जाती है और इसे कानों से सुनते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का मतलब है कि इसे हम लिख कर प्रकट करते हैं। देन इस चैप्टर के अभ्यास कार्य आ जाएंगे। तो अभ्यास कार्य में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो इस तरह से हैं। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति भी है। उसके बाद भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं के नाम लिखने हैं आपको। देन नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है वर्ण विचार का। वर्ण विचार का मतलब है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो होती है उसको वर्ण कहा जाता है। और वर्ण स्वर और व्यंजन में बटे होते हैं। फिर स्वर जो है हिंदी में 11 होते हैं। छोटा, छोटी, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए, ओ, औ। तो ये सारे जो है स्वर हो जाते हैं। इसके बाद व्यंजन के बारे में बात की गई है। देन इस चैप्टर के अभ्यास कार्य को बताया गया है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका आंसर देना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे कि आप टेस्ट पेपर इससे बना सकते हैं, या फिर जब भी आप लेसन प्लानिंग करेंगे उसमें आपको ये सीरीज़ हेल्प करेगी कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाना है या कैसे लेसन प्लानिंग आपको प्रिपेयर करनी है, कौन से टॉपिक्स आपको रखने हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो ये थर्ड चैप्टर है शब्द विचार। शब्द विचार का मतलब है यहाँ पे कि एक ध्वनि अथवा ध्वनियों के मेल से अक्षर बनते हैं और अनेक अक्षरों के समूह से शब्द बनते हैं, जैसे कि सुंदर,
भारत, बच्चा, घोड़ा। तो जब कई सारी ध्वनियाँ मिलती हैं तो उनके मेल से अक्षर बनते हैं और अक्षरों के मेल से ही शब्द बन जाते हैं। जैसे कि आप कोई भी शब्द ले सकते हैं उदाहरण के लिए। देन शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो इस तरह से 4 भागों में शब्दों को विभाजित किया गया है। पहला भाग आ जाता है रचना के आधार पर, दूसरा भाग है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा भाग है अर्थ के आधार पर, चौथा भाग है प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर 3 तरह के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके बाद इस चैप्टर के अभ्यास कार्य को बताया गया है यहाँ पे। ये इसके अभ्यास कार्य हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे संधि का। संधि भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है व्याकरण में। संधि का अर्थ हो जाता है मेल करना। संधि के भेद अगर पूछे जाएं तो 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के भेद पूछे जाएं तो इसमें जो है 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यड़ संधि। देन इसके जो है अभ्यास कार्य को यहाँ पे बताया गया है। ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं अभ्यास कार्य में संधि को प्रैक्टिस करने के लिए। देन आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5, शब्द निर्माण या फिर इसको उपसर्ग भी कहते हैं। तो उपसर्ग का क्या मतलब होता है, जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर, मतलब कि उपसर्ग वो शब्द हैं जो शब्द से पहले जुड़ते हैं और उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या फिर परिवर्तन ला देते हैं। तो ऐसे अर्थों को उपसर्ग कहा जाता है। हिंदी में 4 प्रकार से उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अवयव। देन इस चैप्टर का यहाँ पे अभ्यास कार्य दिया गया है, जिसमें आपको उपसर्ग के लिए अभ्यास करना है। देन नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर है प्रत्यय का। अब इससे पहले हमने उपसर्ग पढ़ा, अब प्रत्यय के बारे में देखेंगे। तो प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में लगते हैं और उनमें परिवर्तन कर देते हैं या फिर कोई विशेषता पैदा कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय के भेद देखें तो 2 भेद होते हैं, संज्ञा के अंत में आने वाले और धातु के अंत में आने वाले शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। इसी तरह से प्रत्यय के लिए ये अभ्यास कार्य दिया गया है, तो आप प्रत्यय के लिए अभ्यास कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस के द्वारा। देन आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है संज्ञा का। तो संज्ञा भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, व्याकरण आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। संज्ञा का मतलब होता है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध कराते हैं, भाव के बारे में बताते हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद पूछे जाएं तो 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। फिर जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हो जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इस तरह से संज्ञा के अभ्यास कार्य पे आएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं कि आप संज्ञा के बारे में अभ्यास कर सके इन सारे क्वेश्चंस के द्वारा।
फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रिलेट करेगा संज्ञा विकार से। संज्ञा विकार या लिंग है ये चैप्टर का नाम। तो लिंग का मतलब है कि आपको इसमें लिंग पहचानना होगा। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या फिर स्त्री जाति का हमें बोध होता है, पता लगता है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इस तरह से आपको लिंग के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे इसके लिए अभ्यास कार्य दिया गया है, तो इन सारे क्वेश्चंस के अभ्यास के द्वारा आप लिंग के बारे में जान सकते हैं और बेहतर तरीके से। देन आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, वचन है नेक्स्ट चैप्टर। तो वचन जो है क्या बताते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। तो ऐसा शब्द जिससे हमें ये पता चल सके कि वो चीज़ एक है या एक से अधिक है, उस चीज़ को हम वचन कहते हैं। तो वचन के भेद की बात करें, यहाँ पे दो वचन होते हैं। पहला आ जाता है एक वचन और दूसरा पार्ट आ जाता है बहुवचन का। एक वचन का नंबर मतलब हो जाता है कि इससे ये पता चलता है कि वो चीज़ एक ही है। बहुवचन का मतलब है कि वहाँ पे एक से अधिक चीज़ें उपस्थित हैं। तो वचन के लिए ये अभ्यास कार्य यहाँ पे दिया गया है। इन सारे क्वेश्चंस का अभ्यास करके आप वचन को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है 10th चैप्टर कारक। तो कारक के बारे में यहाँ पे जानेंगे। कारक जैसा कि आप जानते हैं कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया से जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। तो किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जो पद होते हैं उनका जो है आपस में क्या संबंध है, उनका जो है क्रिया से क्या संबंध है, इस चीज़ को दिखाता है कारक। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला हो जाता है कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संपादन के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर और संबोधन हे ओ अरे। तो ये सारे 8 कारक हैं। इस तरह से कारक चैप्टर यहाँ पे एंड होता है और इसकी जो है एक्सरसाइज दी गई है। यहाँ पे अभ्यास कार्य बताया गया है। तो इन सारे अभ्यास कार्य के द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं कारक चैप्टर को और इसके बारे में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देन आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। तो नेक्स्ट चैप्टर है सर्वनाम का। 11th नंबर पे ये चैप्टर आता है। सर्वनाम का मतलब हो जाता है कि जो शब्द संज्ञा के संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पर ही प्रयुक्त करते हैं, तो संज्ञा ना प्रयोग की जा रही होगी, यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द होंगे तो उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जब संज्ञा नहीं प्रयुक्त की जाती है तब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के भेद की बात करें तो यहाँ पे 6 भेद होते हैं। पहला प्रकार आ जाता है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का। सेकंड है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ है यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम। फिफ्थ आ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6 नंबर पे है निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के भेद हैं। इसके बाद एक्सरसाइज दी गई है, तो यहाँ पे अभ्यास कार्य दिया गया है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करके आप अच्छे से जो है सर्वनाम के बारे में जान सकते हैं।
देन नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर है विशेषण का। विशेषण का चैप्टर 12th नंबर पे आता है। इस तरह से विशेषण क्या होते हैं, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहा जाता है, जैसे कि काला, मोटा, खट्टा आदि। तो कुछ भी ऐसा होगा जो संज्ञा या सर्वनाम का भेद, उसकी विशेषता बताता है, तो उसको हम विशेषण कहेंगे। विशेषण के भेद की बात की जाए यहाँ पे तो 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक। इसके बाद अब विशेषण का अभ्यास कार्य दिया गया है, तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप अच्छे से विशेषण के बारे में समझ सकते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, तो नेक्स्ट चैप्टर है 13th नंबर पे, क्रिया। तो क्रिया का मतलब होता है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। तो कोई ऐसा शब्द जो हमें ये बताता है कि कौन सा कार्य कर चल रहा है या कौन सा कार्य होने वाला है, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद जानेंगे अब यहाँ पे। तो 2 भेद होते हैं क्रिया के। पहला आ जाता है सकर्मक क्रिया और दूसरा आ जाता है अकर्मक क्रिया। देन यहाँ पे इस चैप्टर के अभ्यास कार्य को बताया गया है। तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप अच्छे से क्रिया को समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 14 नंबर पे, काल। ये टॉपिक है। काल का क्या मतलब है ये जान लेते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। तो ऐसी क्रिया जिसके क्रिया का ऐसा रूप जिससे हमें ये पता चल सके कि वो काम कब किया गया है या कब होने वाला है, टाइमिंग का पता चले, तो उसे हम काल कहते हैं। काल के भेद देख लेते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल का मतलब है कि जो बीत चुका है, वर्तमान काल का मतलब है कि जो चल रहा है और भविष्य काल का मतलब है कि जो होने वाला है। तो इस तरह से आप इस चैप्टर के अभ्यास कार्य को देखेंगे। इसके लिए कई सारे क्वेश्चंस के पार्ट दिए गए हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करके अच्छे से समझ सकते हैं क्रिया के बारे में। द नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है 15th नंबर पे। 15th नंबर पे चैप्टर है अवयव या फिर क्रिया विश्लेषण। तो अवयव का क्या मतलब है? अवयव को अविकारी भी कहते हैं। अवयव का मतलब ही हो जाता है कि जो व्यव ना हो, मतलब जो हटे ना, जिसमें कोई परिवर्तन ना आए, उसको जो है अवयव कहेंगे। अवयव के भेद पूछे जाएं तो 5 भेद होते हैं: क्रिया विश्लेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो लास्ट हो जाएगा 5th नंबर पे। तो इस तरह से भेद हो जाते हैं। क्रिया विश्लेषण के भेद बताए गए हैं यहाँ पे, जिसमें रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिणामवाचक भेद आते हैं। फिर इस चैप्टर का अभ्यास कार्य दिया गया है, तो इसके इन क्वेश्चंस का आंसर दे के आप अच्छे से समझ सकते हैं क्रिया विश्लेषण को। तो नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो 16th नंबर पे ये चैप्टर है संबंध बोधक का। संबंध बोधक चैप्टर का मतलब है यहाँ पे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आते हैं
और उनका जो संबंध होता है वह वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में बताया जाता है, उनको जो है संबंध बोधक शब्द कहा जाता है। इसके बाद संबंध बोधक का अभ्यास कार्य यहाँ पे दिया गया है। तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप अच्छे से समझ सकते हैं इसे। द नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे सामुच्चय बोधक। सामुच्चय बोधक का मतलब है यहाँ पे कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को मिलाते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द को मिलाएं, वाक्यों को मिलाएं या फिर वाक्यांशों को मिलाएं, उनको जो है हम सामुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। इनके 3 भेद होते हैं। पहला आ जाता है संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है अल्पसूचक। देन इस चैप्टर की एक्सरसाइज आ जाती है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके अच्छे से समझ सकते हैं सामुच्चय बोधक टॉपिक को। तो नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो 18th नंबर पे चैप्टर है विस्मय आदि बोधक का। विस्मय आदि बोधक का मतलब है कि जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं, मतलब कोई न कोई भाव दिखा रहा हो, तो उसको हम विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। फिर इस चैप्टर के लिए एक्सरसाइज दी गई है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हल करके आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। द नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर है 19th नंबर पे विराम चिन्ह का। विराम चिन्ह का मतलब है कि रुकना या ठहरना। विरामों को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। और फिर इसके कुछ अल्प विराम के बारे में बताया गया है, पूर्ण विराम के बारे में बताया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मयादित चिन्ह है, योजक चिन्ह है, यहाँ पे उद्धरण चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है। फिर इस चैप्टर का अभ्यास कार्य यहाँ पे दिया गया है जिसमें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देखकर आप अच्छे से इसे समझ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। ये सेशन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। क्लास 6 की हिंदी व्याकरण की बुक आपने इस तरह से इसमें देखी।